नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अगले लेक्चर में। तो लास्ट क्लास में हमने मटेरियल प्रॉपर्टीज खत्म कर दिया था। आज की क्लास में क्या क्या कवर होगा ये आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। सो बिना देरी किए लेट्स बिगिन। तो आज की क्लास की शुरुआत होने वाली है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। अलग अलग तरह के मटेरियल अलग अलग तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिहेवियर शो करेंगे। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देख के ही ये पहचान में आ जाना चाहिए कि ये किस तरह के मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास फ्रॉम दिस टॉपिक। सो देखो 1.12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल बिहेवियर्स इंडिकेटेड बाय देयर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स। तो यहां पर हमें टोटल 8 तरह के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को स्टडी करना है। तो पहले इनका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना लेते हैं। तो इन सब में y एक्सिस पर है स्ट्रेस और x एक्सिस पर है स्ट्रेन। तो अलग अलग मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स बना के देखते हैं। सबसे पहला बहुत ही आसान है। सपोज आपको इस तरह का मटेरियल बिहेवियर दे दिया, तो आप क्या कहोगे, ये किस तरह का मटेरियल है? डेफिनेटली यू विल से दिस इज लीनियर इलास्टिक मटेरियल। ये है लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए। तो लीनियर इलास्टिक मटेरियल मतलब एकदम एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन होगी, परफेक्टली स्ट्रेट लाइन बनेगी। नेक्स्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल। तो अगर आपको इस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दे दिया तो आप देख के कह सकते हो दिस इज नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल। नेक्स्ट, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह का है तो यहां पर दो रीजन आ रहे हैं। एक रीजन तो ये आ गया स्ट्रेट रीजन, दिस इज लीनियर इलास्टिक, और ये वाला जो पार्ट है जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है दिस इज प्लास्टिक रीजन। तो इसमें इलास्टिक रीजन भी है, इसमें प्लास्टिक रीजन भी है। तो इसको इलास्टोप्लास्टिक भी कह सकते हैं या इलास्टिक प्लास्टिक भी कह सकते हैं या फिर इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक भी कह सकते हैं। सो दिस विल बी कॉल्ड एज इलास्टोप्लास्टिक या फिर इलास्टिक प्लास्टिक। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और बाकी के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स देखते हैं। सो नेक्स्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह का है। यहाँ पर ये इलास्टिक रीजन है, आगे का रीजन प्लास्टिक है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्लास्टिक वाला पार्ट है इसमें स्ट्रेन हार्डनिंग भी हो रही है। तो इसको हम कहेंगे इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, ये वाला रीजन हो गया इलास्टिक, ये वाला रीजन हो गया प्लास्टिक, लेकिन प्लास्टिक होने के साथ साथ इसमें स्ट्रेन हार्डनिंग भी है। सो इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग। चलिए नेक्स्ट कर्व देख लेते हैं। नेक्स्ट कर्व कुछ इस तरह का है, पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल। अगर ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रही है उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन बिल्कुल नहीं बढ़ रही। सीधे आते हुए इस लेवल पर आया मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और इस सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस रीच करने के बाद फिर आगे और स्ट्रेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो पहले शुरुआत में तो एकदम रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रेस बढ़ रही है लेकिन स्ट्रेन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अचानक से एक लिमिट पे आने के बाद ये मटेरियल एक तरह से फ्लो करने लग जाता है, बिना कोई स्ट्रेस को बढ़ाए ही स्ट्रेन बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह के मटेरियल को कहते हैं हम परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, या फिर इसे हम रिजिड प्लास्टिक मटेरियल भी कह सकते हैं। सो लेट अस राइट डाउन रिजिड प्लास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। नाउ नेक्स्ट बिहेवियर पे चलते हैं। नेक्स्ट इस तरह का बिहेवियर, दिस इज आइडियल रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होगा कि स्ट्रेस तो बढ़ती जा रही है लेकिन स्ट्रेन जरा भी नहीं बढ़ रही, तो उसमें कुछ भी डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है। मतलब इस तरह का मटेरियल है कि आपने इसके ऊपर अगर फोर्स लगाया तो स्ट्रेस ऑब्वियसली बढ़ती जा रही है, जितना भी फोर्स लगाते जाओगे स्ट्रेस उसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी, लेकिन इसमें डिफॉर्मेशन जरा भी नहीं आएगा, देयर विल बी जीरो स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन हमेशा ही जीरो है, तो इसका मतलब ये हो गया रिजिड मटेरियल, इसका कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरह के बिहेवियर को हम कहेंगे आइडियल रिजिड। नेक्स्ट बिहेवियर कुछ इस तरह का है। तो यहां पर बहुत ही मामूली सी स्ट्रेस, ऑलमोस्ट जीरो स्ट्रेस पर ही थोड़ी सी स्ट्रेस आ रही है, बहुत ही ऑलमोस्ट जीरो नेग्लिजिबल स्ट्रेस आ रही है, नेग्लिजिबल स्ट्रेस पर कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करता जा रहा है। तो स्ट्रेन बढ़ते ही जा रहा है, देयर इज कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन एट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। तो इस तरह का बिहेवियर होता है एक फ्लूइड का। जैसे पानी है, पानी पे जरा सी भी स्ट्रेस आएगी तो वो फ्लो करते ही जाएगा, इट विल हैव कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, राइट। तो इस तरह का बिहेवियर हो जाएगा आइडियल फ्लूइड बिहेवियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ बिहेवियर थोड़ा सा मुश्किल है समझना, लेकिन इसके ऊपर बस एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है। इस तरह के बिहेवियर में ये आपको अभी तो दिखाई दे रहा होगा कि ये नॉन लीनियर इलास्टिक है,
तो अभी तक को देखने पे तो नॉन लीनियर इलास्टिक ही लग रहा है भी ये नॉन लीनियर इलास्टिक। जब आपने स्ट्रेस बढ़ाई, स्ट्रेन बढ़ती जा रही है और इस तरह से इसका बिहेवियर आता जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें कैच ये है कि अनलोडिंग कर्व अलग है। जब आपने इसको अनलोड किया तो अनलोडिंग पाथ कुछ इस तरह से आया। इलास्टिक लिमिट पर जाने के बाद भी इसकी जो अनलोडिंग पाथ है वो अलग आ रही है। सो अनलोडिंग पाथ इज लाइक दिस, इस तरह से अनलोडिंग पाथ आ रही है। तो नॉन लीनियर इलास्टिक में बेसिकली क्या होता है, नॉन लीनियर इलास्टिक में जब आपने लोडिंग की, इलास्टिक लिमिट तक पहुंचे, सपोज दिस इज द इलास्टिक लिमिट, और फिर जब आप अनलोडिंग करोगे तो वापस से इसी स्ट्रेस पाथ से होते हुए ये पूरी की पूरी डिफॉर्मेशंस को रिकवर कर जाएगा और इसके अंदर कोई भी स्ट्रेन नहीं बचेगा। तो स्ट्रेन तो इसमें भी नहीं बच रहा है, लेकिन इसका अनलोडिंग पाथ दूसरा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब हमने स्ट्रेन एनर्जी प्रोवाइड की थी, तो स्ट्रेन एनर्जी प्रोवाइड की थी जब इसको डिफॉर्म किया था, तब स्ट्रेन एनर्जी इतनी प्रोवाइड की थी, ये जो ग्रीन वाले पोर्शन से देख रहे हैं हम, इतनी स्ट्रेन एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी इसको। लेकिन जब अनलोडिंग की तो रिकवर कितनी हो रही है, ये अनलोडिंग पाथ से पता चल रही है, जिसको मैं ब्लू से शेड कर रहा हूं। तो रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी बस इतनी है, तो यानी पूरी की पूरी स्ट्रेन एनर्जी रिकवर नहीं हो पाई। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कुछ स्ट्रेन एनर्जी का लॉस हुआ। हाउ मच स्ट्रेन एनर्जी हैज बीन लॉस्ट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बचा, ये वाला जो मैं व्हाइट से शेड कर रहा हूं, इतनी स्ट्रेन एनर्जी लॉस हो गई। तो हर बार जितनी भी बार आप इसकी लोडिंग करोगे और फिर अनलोडिंग करोगे, फिर लोडिंग की, फिर अनलोडिंग की, तो हर बार ये जो शेडेड पोर्शन है, इतने अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी आपकी लॉस हो जाएगी। तो ये एक इस तरह से लूप बन जाएगा, हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस लूप। और मटेरियल के इस तरह के बिहेवियर को कहेंगे विस्को इलास्टिक मटेरियल, ठीक, क्लियर है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये आपको नहीं आएंगे एग्जाम में। आपको एग्जाम में कितना दिखाई देगा, बस लोडिंग कर्व और अनलोडिंग कर्व, बस इतना इतना आपको दिखाई देगा। तो अगर आपको इस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एग्जाम में पूछ लिया गया तो आपको मार्क करना है विस्को इलास्टिक मटेरियल, राइट। तो आई होप ये सारे के सारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपने बना लिए होंगे अपने कॉपी में और ये समझ में भी आ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज 1.13 हुक्स लॉ। ये एक तरह से सारे एग्जाम्स में फेवरेट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ सिंपली क्या कहता है, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो लेट अस राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वैसे तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब ही यही है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होने ही होने हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या कहती है कि कोई भी मटेरियल है उसमें प्रोपोर्शनल लिमिट, मान लो यहां तक है, ये रही प्रोपोर्शनल लिमिट। तो प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब ही यही है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनल लिमिट के आगे क्या हो जाएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं रह जाएंगे, भले ही कैसा भी बिहेवियर हो, बट दे विल नॉट बी प्रोपोर्शनल। सो विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये उन्होंने बोल दिया, ये रहा हमारा लॉ, दिस इज हुक्स लॉ। चलिए ठीक है, मान लेते हैं हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ के हिसाब से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पर y एक्सिस पर है स्ट्रेस और x एक्सिस पर है स्ट्रेन। नाउ ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू स्ट्रेन, और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है दिस इज यंग्स मॉडुलस। और यंग्स मॉडुलस जैसा कि हम सभी जानते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस यहीं से आया है। तो यंग्स मॉडुलस को स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कब तक हम लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट ओनली। सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही ये वैलिड है। तो आगे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, राइट डाउन, दिस लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ये लॉ प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है। लेकिन कई बार आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, और ऑप्शंस में प्रोपोर्शनल लिमिट है ही नहीं। तो अगर ऑप्शन में प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है तो नेक्स्ट बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका इलास्टिक लिमिट, और इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट दोनों ही नहीं है तो नेक्स्ट बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका यील्ड लिमिट। तो ऐसा क्यों, क्योंकि लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए जनरली इलास्टिक लिमिट, यील्ड लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास होती हैं, तो इनको हम इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार जब आप टेस्टिंग करोगे तो आपको ये अलग अलग मिलेंगे भी नहीं। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान रखना है कि प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं भी दिया तो इलास्टिक लिमिट मार्क कर दो आंसर। इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट दोनों ही नहीं दिए हैं तब आप
यील्ड लिमिट। और अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स दिए हैं तब सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा सोच लेना कि हाँ ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है तो प्रोपोर्शनल लिमिट ही सही आंसर होगा। प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं दिया तो इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट भी नहीं दिया तो यील्ड लिमिट, और इन सब में से कोई भी नहीं दिया और नन ऑफ दीज दिया तो डेफिनेटली नन ऑफ दीज होगा आंसर। चलिए तो ये वाला पॉइंट मेंशन कर देते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, लिखो आप, फॉर लीनियर इलास्टिक मटेरियल हुक्स लॉ इज कंसीडर्ड टू बी वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट, अब हुक्स लॉ के कुछ असम्पशंस भी हैं, मटेरियल की कुछ रिक्वायरमेंट भी हैं। यहाँ पर हमने एजम्पशन माना हुआ है कि मटेरियल किस तरह का है, तो मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए तभी ये हुक्स लॉ वैलिड होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या एजम्पशंस हैं। फर्स्ट यू राइट डाउन मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, नेक्स्ट लिखो मटेरियल इज होमोजीनियस, नेक्स्ट लिखो मटेरियल इज इलास्टिक। सो मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस एंड इलास्टिक। बहुत सारी बार आपको ये तीनों टर्म्स एक साथ देखने को मिलेंगी। कई सारे लॉज हैं जिनमें अजम्पशंस हैं, जैसे बेंडिंग थ्योरी में, बेंडिंग थ्योरी में आपको दिया रहेगा कि मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, मटेरियल इज होमोजीनियस, मटेरियल इज इलास्टिक। तो अगर कहीं पर ये तीनों चीजें एक साथ दे रखी हैं, इसका मतलब सिंपली इंप्लाई ये होता है कि हुक्स लॉ इज वैलिड। और कहीं पर अगर आपको दे दिया कि हुक्स लॉ इज वैलिड तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकल के आता है मटेरियल कैसा होगा, इट विल बी आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस एंड इलास्टिक। तो अब ये समझना है कि ये आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है, इलास्टिक का तो मतलब आप ऑलरेडी समझ चुके हो। आगे देख लेते हैं आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस का मतलब क्या है। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लिख लेते हैं फर्स्ट वन, आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल में क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टीज है मटेरियल की वो सारी की सारी डायरेक्शंस में सेम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो अगर मैंने इस मटेरियल को इस तरह से स्ट्रेच किया तो यहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो आएगा, और अगर मैंने इस मटेरियल को इस तरह से स्ट्रेच किया तो यहां पर भी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो आएगा, दोनों तरफ सेम आएगा। और इस डायरेक्शन में भी अगर मैं फोर्सेस लगा के देखूं और स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो आ रहा है वो सारी की सारी डायरेक्शन से सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मटेरियल आइसोट्रोपिक है। और अगर अलग अलग डायरेक्शन में हमें अलग अलग में देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, मटेरियल आइसोट्रोपिक नहीं है। ठीक है, सिंपल है। तो प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल द डायरेक्शंस, सारी की सारी डायरेक्शंस में प्रॉपर्टी सेम है, दैट मींस मटेरियल इज आइसोट्रोपिक। सो लेट अस राइट डाउन वन लाइन एक्सप्लेनेशन, लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। नाउ इस तरह के मटेरियल के एग्जांपल हो जाएंगे, मोस्टली मेटल्स हैं, स्टील, ब्रॉन्ज, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब हमारे पास आइसोट्रोपिक मटेरियल होते हैं तो नॉन आइसोट्रोपिक भी होते हैं। नेक्स्ट इज नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल्स को हम एनिसोट्रोपिक मटेरियल भी बोलते हैं। तो ये मटेरियल कैसे होते हैं, एनिसोट्रोपिक मटेरियल्स के अंदर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन ऑल द डायरेक्शंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहां पर देखा तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कुछ आ रही है, इस तरफ देखा तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कुछ आ रही है, अलग अलग डायरेक्शंस में यंग्स मॉडुलस की वैल्यू अलग अलग आएगी, राइट। सो राइट डाउन प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन ऑल द डायरेक्शंस। एग्जांपल इसका है क्रिस्टल्स। क्रिस्टल की फोटो अभी दिखा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हैं हमारे पास क्रिस्टल्स। अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्सेस लगा के इनकी प्रॉपर्टीज चेक करोगे तो कुछ अलग प्रॉपर्टीज आएंगी, अगर आप इस डायरेक्शन में देखोगे तो हो सकता है कुछ अलग प्रॉपर्टीज आए, अगर आप इस डायरेक्शन में देखोगे तो हो सकता है कुछ अलग प्रॉपर्टीज आए। सो इन ऑल द डायरेक्शंस दे विल शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग डायरेक्शन में आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, किसी डायरेक्शन में ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, किसी डायरेक्शन में कम स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इस तरह का होता है इनका बिहेवियर। ना इनके अलावा एक और तरह के मटेरियल भी होते हैं, इन्हें कहते हैं हम ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। तो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो हो गया आइसोट्रोपिक मटेरियल, ये स्टील है। तो स्टील में अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई करके देखोगे तो भी उतनी स्ट्रेंथ आएगी, इस डायरेक्शन में देखोगे तब भी उतनी स्ट्रेंथ आएगी, किसी भी डायरेक्शन में आप देख लो तो यू विल गेट द सेम स्ट्रेंथ। अलग अलग डायरेक्शन में सेम स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। एनिसोट्रोपिक में ये वाले मटेरियल में अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी ना। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल देखते हैं। देखो ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी एक डायरेक्शन में देखोगे और किसी दूसरी डायरेक्शन में देखोगे
तो बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंगली डिफरेंट प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। एक डायरेक्शन में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और जस्ट इसके 90 डिग्री वाली डायरेक्शन में ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, जैसे कि लकड़ी, वुड। तो वुड में भी अगर आप देखोगे तो ये जो फाइबर्स जिस डायरेक्शन में बने हुए हैं, इससे परपेंडिकुलर अगर आपने इस तरह से फोर्स को अप्लाई किया तो ये बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। अगर आपने इसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इस तरह से फोर्स अप्लाई की तो ये इस डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ दे जाएंगे। तो जितने भी तरह के मटेरियल होते हैं जो लेयर्ड के फॉर्म में सेटल होते हैं या लेयर्ड जिनमें लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटिफिकेशंस होते हैं, वो सारे के सारे मटेरियल ऑर्थोट्रोपिक की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑर्थोट्रोपिक भी एक तरह से एनिसोट्रोपिक का ही एक एग्जांपल हो जाएगा, बट स्पेसिफिकली ऑर्थोट्रोपिक में क्या है, 90 डिग्री पर बहुत ज़्यादा हाई डिफरेंस देखने को मिलता है मटेरियल प्रॉपर्टीज में। तो जैसे सॉइल भी है, तो सॉइल में भी आप देखोगे तो परमिएबिलिटी सॉइल के अंदर बेडिंग प्लेन की डायरेक्शन में अलग देखने को मिलेगी और बेडिंग प्लेन की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर आप देखोगे तो अलग मिलेगी। तो सॉइल भी एक तरह से ऑर्थोट्रोपिक, लेयर्ड वाला जो सॉइल होगा उसको ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ऑर्थोट्रोपिक का मतलब भी मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया है। लिख लेते हैं, राइट डाउन थर्ड पॉइंट, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल्स। These are the subset of anisotropic materials. Their properties differ along three mutually orthogonal planes. Example: wood, layered rocks, stratified soils, etc. तो आई होप ये तीनों तरह के मटेरियल आपको समझ में आ गए, आइसोट्रोपिक, नॉन आइसोट्रोपिक और ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। चलिए आगे चलते हैं और अब हम होमोजीनियस मटेरियल्स भी देख लेते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे फोर्थ वन लिखते हैं, होमोजीनियस मटेरियल्स। देखो होमोजीनियस मटेरियल कुछ इस तरह के होते हैं कि उनका कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये स्टील का बना हुआ है, तो स्टील के इसमें अगर मैं इतना पार्ट कट करके निकाल लूँ यहाँ पर, तो इसमें जितना कार्बन परसेंटेज होगा, जितना आयरन का परसेंटेज होगा, जितना निकल होगा, जितना क्रोमियम, जितना मैग्नीशियम होगा परसेंटेज वाइज, उतना ही यहाँ पर होगा। सेम कंपोजिशन उतना ही यहाँ पर होगा, उतना ही इसके बीच में कहीं पर भी देख लेंगे। तो स्टील एक तरह से हम कह सकते हैं इट इज़ अ होमोजीनियस मटेरियल। तो जो भी मटेरियल है जिसमें कि हर तरफ, हर जगह पर, कहीं पर भी आप देख लोगे तो कंपोजिशन ऑफ मटेरियल इज सेम, तो वो हो जाएगा होमोजीनियस। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि हमने एक ग्लास लिया पानी का, इसके अंदर पानी भर दिया, सिर्फ पानी है, तो आप देखोगे कि हर जगह पर यहाँ पर कंपोजिशन सेम है। तो इसमें इस जगह पर जितना H2O होगा और जितने सॉल्ट्स होंगे, बाकी चीज़ें जितनी होंगी, वही सेम कंपोजिशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, वही सेम कंपोजिशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। थ्रू आउट द वॉल्यूम कहीं पर भी आप देखो सेम कंपोजिशन देखने को मिलेगा। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ी सी शक्कर डाल दी, चीनी डाल दी, तो चीनी डाल के यहाँ पर रख दिया, ये रही चीनी। अब क्या ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है? डिफरेंट जगह पर, अलग अलग जगह पर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेम है? अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो कंपोजिशन कुछ और है, यहाँ पर देखूंगा इतने हिस्से में तो कंपोजिशन कुछ और है, और एकदम नीचे जाके देखूंगा तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शुगर है, पानी बहुत कम है। तो कंपोजिशन हर अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो क्या हो गया, अब ये होमोजीनियस नहीं है। फिर हमने क्या किया, इसको थ्रू आउट मिक्स कर दिया, अच्छे से चम्मच से चला के इसको मिक्स कर दिया, तो शक्कर क्या हो गई, पूरी घुल गई इसमें। और जब शक्कर पूरी की पूरी घुल गई, इसके अंदर समा गई, उसके बाद इसका कंपोजिशन वापस से कांस्टेंट हो गया थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो कंपोजिशन हर जगह पर अब दोबारा से सेम हो गया, तो ये दोबारा से होमोजीनियस बन गया। ठीक है, तो हर जगह पर कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम अगर सेम है तो इसका मतलब ये हो गया होमोजीनियस। नाउ इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? इससे हमें ये फर्क पड़ता है कि यहाँ पर अगर मैं यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करूँ तो भी उतनी ही आएगा, यहाँ पर यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करूँ तो भी उतनी ही आएगा। तो हर जगह पर थ्रू आउट द वॉल्यूम हमें यंग्स मॉडुलस सेम देखने को मिलेगा। और यंग्स मॉडुलस में एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, हमें सारी प्रॉपर्टीज सेम देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में भी जिन मटेरियल्स पे काम करते हैं, जैसे स्टील हो गया, स्टील की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, हम एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, हम कॉपर, ब्रॉन्ज, इन सब को स्टडी करेंगे, ये सब के सब होमोजीनियस हो जाएंगे। और ये सब के सब होमोजीनियस होने के साथ साथ ये सब के सब इलास्टिक भी हैं। तो आई होप आपको होमोजीनियस समझ में आ गया है। लिख लेते हैं, मटेरियल्स ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम दैट कैन नॉट बी मैकेनिकली डिसजॉइंटेड। तो इनको मैकेनिकली डिसजॉइंट नहीं कर सकते।
डिसजॉइंट करने का मतलब क्या हो गया, सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि अगर स्टील के अंदर आयरन है, क्रोमियम है, कार्बन है, तो आप फोर्स लगा के इसको सेपरेट नहीं कर सकते कि आपने फोर्स लगा के, दम लगा के स्टील को सेपरेट कर दिया और एल्यूमिनियम को सेपरेट कर दिया, या फिर आपने क्रोमियम को सेपरेट कर दिया इसमें से। आगे लिखो, देयरफॉर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर सेम थ्रू आउट द वॉल्यूम। एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं स्टील, वाटर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। चलिए, तो ये 3 तरह के मटेरियल आपको क्लियर हो गए हैं। इलास्टिक मटेरियल, एनिसोट्रोपिक मटेरियल, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल और होमोजीनियस मटेरियल। ऑल दीज 4 आर क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखो 1.14 इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो हमारे पास 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं। देयर आर 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स दैट वी हैव टू स्टडी। राइट डाउन फर्स्ट वन, यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस तो हम कई बार देख चुके हैं, लेकिन बाकी 3 और हैं, तो इन सबको साथ साथ ही स्टडी कर लेते हैं। यंग्स मॉडुलस ब्रैकेट में लिखो ई, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। तो जैसे अगर आपने किसी मटेरियल के ऊपर नॉर्मल या एक्सियल फोर्स लगाई, एक्सियल फोर्स लगाने की वजह से इसमें एक्सियल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे और ये एक्सियल डायरेक्शन में स्ट्रेन भी आ जाएगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस। सो ई विल बी इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल स्ट्रेन। इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया यंग्स मॉडुलस। नेक्स्ट चलते हैं शियर मॉडुलस। इसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शियर मॉडुलस से समझ में आ रहा है हमने मटेरियल के ऊपर शियर फोर्स लगाई है। तो जैसे ये रहा मटेरियल, इसके ऊपर हमने शियर फोर्स लगाई इस तरह से। तो जब हम शियर फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर शियर स्ट्रेन आएगा। तो शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन विल बी शियर मॉडुलस। तो शियर मॉडुलस हो जाएगा हमारे पास शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और शियर स्ट्रेन को फाई से या कई जगह गामा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पेज पर, लिख लेते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, बल्क नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि हम वॉल्यूम की बात करेंगे यहाँ पर। सो बल्क मॉडुलस, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। सो के विल बी इक्वल टू, देखो अब यहाँ पर वॉल्यूम चेंज की बात की जाएगी या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। सारे के सारे इलास्टिक कांस्टेंट्स में नीचे क्या था, स्ट्रेन था। ठीक है, यंग्स मॉडुलस में नॉर्मल स्ट्रेन था, शियर मॉडुलस में शियर स्ट्रेन था, बल्क मॉडुलस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जनरेट कैसे होगा, यानी इसकी वॉल्यूम में चेंज कैसे आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा ऑल राउंड प्रेशर से। जब सारी तरफ से, हर तरफ से हमने प्रेशर लगा दिया, हर तरफ से इसको दबा दिया, तो एक कांस्टेंट प्रेशर लगाया चारों तरफ से। ठीक है, इसकी उसकी वजह से इसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो ये हो जाएगा ऑल राउंड प्रेशर। ऑल राउंड प्रेशर जितना अप्लाई किया है हमने चारों तरफ से, ऑल राउंड प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दिस विल बी बल्क मॉडुलस। तो ऑल राउंड प्रेशर को हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो फिर इसको हम वी प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, पर आप इसको इस तरह से याद करो तो ज़्यादा सही है, इसको रहने दो अभी के लिए। नेक्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट लिखते हैं पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। सो पॉइजन्स रेशियो हो जाएगा माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन एक ही बात हो गई है। तो ये पॉइजन्स रेशियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखते हैं। तो अगर हमने इस मटेरियल के ऊपर मान लो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोर्स लगा दी और इसकी वजह से ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहा है, टेंसाइल फोर्स लगाई हमने तो ये स्ट्रेच कर रहा है, तो लीनियर स्ट्रेन यहाँ पर तो आ रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई वहां पर तो आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसके लेटरल डायमेंशंस में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी स्ट्रेन आ रहा है। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये खिंच रहा है, ठीक है, तो बाकी की डायरेक्शंस में क्या होगा, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेटरल डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को आपस में रिलेट करने वाला जो कॉन्स्टेंट है वो है पॉइजन्स रेशियो। तो इन दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप फाइंड करना होगा तो हमें पॉइजन्स रेशियो पता होना चाहिए ना। बहुत सारे बच्चे ये पूछ सकते हैं कि सर ये माइनस साइन क्यों आ रहा है। माइनस साइन इसलिए आ रहा है कि देखो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव। पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। माइनस साइन क्यों लगाना पड़ेगा इसको पॉजिटिव रखने के लिए,
माइनस साइन इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि शायद ये नेगेटिव आ रहा होगा। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर माइनस साइन लगा देने से क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल प्लस हो जाएगा, तो हमें पॉइजन्स रेशियो प्लस मिल जाएगा। तो अब सवाल ये है कि क्या ये नेगेटिव आ रहा है। तो लेटरल स्ट्रेन, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टेंसाइल दिया, तो जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टेंसाइल दिया तो ये लेटरल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, इसका स्ट्रेन उल्टा जा रहा है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी लेटरल स्ट्रेन की डायरेक्शन। तो टेंशन वाले केस के लिए तो ये उल्टा आ रहा है, यानी ये नेगेटिव आ रहा है डेफिनेटली। तो यहाँ पर माइनस साइन और लगा देंगे तो ये पॉइजन्स रेशियो प्लस हो जाएगा। कंप्रेशन के लिए भी देख लेते हैं सेम केस हो रहा है क्या। तो जब हमने इसके ऊपर कंप्रेशन लगाया, कंप्रेशन लगाने से क्या हुआ, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो कंप्रेस हुआ, यानी इसकी लेंथ कम हुई, तो स्ट्रेन आ रहा है नेगेटिव। लेकिन लेटरल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये फैल रहा है, यानी इसकी लेंथ बढ़ रही है। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लेंथ छोटी हो रही है तो लेटरल डायरेक्शन में लेंथ बढ़ रही है। तो अगेन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो अगर आपने टेंशन को पॉजिटिव लिया तो लेटरल स्ट्रेन तो पॉजिटिव हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नेगेटिव हो गया, तो ओवरऑल ये माइनस का आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर सामने माइनस साइन लगा देने से पॉइजन्स रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्लियर है यहाँ पर माइनस साइन क्यों है। या फिर सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पॉइजन्स रेशियो पॉजिटिव करना है, हम ये सब तामझाम नहीं कर रहे, इसको मोड में रख दिया, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो क्लियर है सबको। तो ये जो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू आएगी ये यूनी एक्सियल लोडिंग के अंदर ही है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पर भी स्ट्रेस लगा दिया और दूसरी डायरेक्शन में भी दो एक्सेस के अलोंग आपने फोर्सेस लगा दिए। तो दो एक्सेस के अलोंग फोर्सेस लगा देने से पॉइजन्स रेशियो सीधा सीधा ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाली जो चीज है ये सिर्फ यूनी एक्सियल लोडिंग के लिए है। तो लिख लेते हैं, राइट डाउन, द अबव एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर यूनी एक्सियल लोडिंग कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, नेगेटिव साइन is due to the fact that in uniaxial loading lateral strain and longitudinal strain will be of opposite nature. Now अलग अलग मटेरियल के लिए ये जो सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे स्टील के लिए मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। शेयर मॉडुलस की वैल्यू हो जाएगी 0.8 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ये स्टील के लिए है, पर ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। बल्क मॉडुलस की भी इसी तरह से अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होगी, और पॉइजन्स रेशियो की भी अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पॉइजन्स रेशियो के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत सारे। तो अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स के लिए पॉइजन्स रेशियो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो कुछ वैल्यूज जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स हम देखते हैं उनका पॉइजन्स रेशियो 0 से लेके 0.5 के बीच में वेरी करता है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या हुए, जो नॉर्मली हम इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए यूज करते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारी चीजें, स्टील। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं कुछ रिसर्च मटेरियल हैं जिनके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है, उनको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें इंजीनियरिंग मटेरियल्स तक ही सीमित रहना है। तो उनके लिए पॉइजन्स रेशियो 0 से 0.5 के बीच में है। तो लिख लेते हैं इस पॉइंट को। For engineering materials, the value of Poisson's ratio ranges between 0.0 to 0.5. Now अब हम लिस्ट बना लेते हैं। पहले लिखते हैं मटेरियल और फिर लिखते हैं पॉइजन्स रेशियो, और अलग अलग मटेरियल के लिए पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू क्या होती है वो मेंशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉर्क, कॉर्क के लिए होती है ऑलमोस्ट 0। सेकेंड ग्लास, ग्लास के लिए होती है 0.01 to 0.05। थर्ड कंक्रीट, कंक्रीट के लिए पॉइजन्स रेशियो होता है 0.1 to 0.2। फोर्थ मेटल्स, तो जनरली सारे के सारे मेटल्स इसी रेंज में लाई करते हैं 0.25 to 0.42। देन कास्ट आयरन, कास्ट आयरन की वैल्यू आती है 0.2 to 0.3, 0.2 से 0.3 के बीच में। सिक्स्थ लिखो स्टील, स्टील के लिए ये वैल्यू है 0.27 से 0.3। कई जगह पर इसको थोड़ा सा रेंज बढ़ा के भी लिखा हुआ है 0.25 to 0.33, यानी 1/4 से 1/3 तक। तो आप दोनों वैल्यूज लिख लो। इनकी वैल्यू कोई बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है, क्योंकि अलग अलग एजेंसीज एक्सपेरिमेंट्स करती हैं तो उनको अलग अलग साइज ऑफ सैंपल लेते हैं, अलग अलग टेस्टिंग कंडीशंस रहती हैं,
तो क्या होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल जाता है। तो स्टील की ये दोनों वैल्यूज आप दिमाग में रखना, थोड़ा बहुत एग्जाम में जो ऑप्शंस होंगे आगे पीछे, थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको देखने को मिलेगा, है ना, एग्जैक्ट सेम वैल्यूज आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम एंड आइस, दोनों का ही 0.33 है। और फिर लास्ट वन परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 0.5। तो 0 से स्टार्ट करते हुए 0.5 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी हमने लिख ली हैं, आप भी लिख लो इन सबको। चलिए आगे चलते हैं, याद करके आप थोड़ा सा बताइए कि जो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल था उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा था। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह का था। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस पे जितनी ये स्ट्रेस है, ठीक है, इस स्ट्रेस के थ्रेशोल्ड को पार करने के बाद मटेरियल एक तरह से फ्लो करने लग जाएगा, जैसे कि क्ले, ठीक है, कुछ देर तक हल्का सा स्ट्रेस आपने लगाया कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा और ज्यादा लगाया कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस के बाद आपको और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, वो पूरी तरह से फ्लो टाइप का करने लग जाएगा, उसमें कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता चला जाएगा। तो ये होता है परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। अब आपको याद होगा कि माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने बनाया था, तो माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी हमको ये वाला पोर्शन देखने को मिला था, और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर इस रीजन में माइल्ड स्टील का बिहेवियर एक परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल की तरह हो जाता है। सो जैसा परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको देखने को मिल रहा है, एकदम उसी तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील भी इतने पोर्शन में देता है। तो यहाँ पर इस जगह पर माइल्ड स्टील का जो पॉइजन्स रेशियो है वो कितना हो जाता है, 0.5 हो जाता है। ये भी पॉइंट मैंने आपको शायद लिखा दिया था। और यहाँ पर भी ये जो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल है इसका भी पॉइजन्स रेशियो 0.5 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस रीजन में माइल्ड स्टील का पॉइजन्स रेशियो कितना है, 0.25 से 0.3 के बीच में है। पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू 0.25 टू 0.3, 0.25 से 0.3 के बीच में। लेकिन इस रीजन में पॉइजन्स रेशियो बढ़ के 0.5 हो जाता है। तो यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आगे बढ़ते जा रहे हैं, माइल्ड स्टील का पॉइजन्स रेशियो इंक्रीज हो जाता है यहाँ से यहाँ तक जाते हुए। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, नोट करके आप लिखो, नोट एंड राइट डाउन दिस पॉइंट। फर्स्ट वन, माइल्ड स्टील बिहेव्स एज परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल इन यील्ड प्लेट्यू रीजन। तो ये जो यील्ड प्लेट्यू रीजन है यहाँ पर माइल्ड स्टील परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट अगले पेज पे लिख लेते हैं, पॉइजन्स रेशियो ऑफ माइल्ड स्टील इज 0.25 टू 0.3। पीछे हमने 0.27 टू 0.3 लिखा था, खैर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत वेरिएशन बुक्स के अंदर भी है। सो 0.25 टू 0.3 इन इलास्टिक रेंज, एंड एज द स्ट्रेन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड इलास्टिक रेंज, इट्स पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स का पी कैपिटल बनाना चाहिए, पॉइजन्स रेशियो इंक्रीजेज एंड बिकम्स 0.5 इन यील्ड प्लेट्यू रीजन। चलिए, तो ये सारे के सारे इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स थे, ये 4 इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स थे। इससे पहले हमने आइसोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक और होमोजीनियस मटेरियल, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब ये जो 4 इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स हैं, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो, हमारे पास 4 इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स हैं। वी हैव 4 इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो। ये किस तरह के मटेरियल के लिए हैं, ये इलास्टिक और होमोजीनियस मटेरियल के लिए हैं। नाउ इनमें से अगर पूछा जाए कि इंडिपेंडेंट कितने हैं, तो इंडिपेंडेंट हैं 2। अब ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, 2 आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर कोई भी 2 दे दिए जाएं, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन बाकी के जो 2 हैं वो डिपेंड कर जाते हैं इनके ऊपर, यानी इनके आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स हैं, किसी ना किसी तरह से ये रिलेटेड हैं कि अगर हमें कोई भी 2 पता चल गए तो बाकी के 2 तो हम आराम से उन्हीं रिलेशनशिप से निकाल सकते हैं। सो रिलेशनशिप लिख लेते हैं हम, व्हाट आर द रिलेशनशिप्स। So write down relationships between elastic constants. So first relationship you write down, E is equal to 3K 1 minus 2 mu. Second relationship you write down, E is equal to 2G 1 minus mu. Third relationship you write down, E is equal to 9 kg
अपॉन 3k प्लस जी. नेक्स्ट यू राइट डाउन म्यू इज इक्वल टू 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g. तो ये चार रिलेशनशिप्स हैं. इन रिलेशनशिप से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी दो इलास्टिक कांस्टेंट्स गिवन हो, बाकी के दो निकाल सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमें म्यू और के गिवन है. म्यू और के गिवन है तो हम यहाँ से ई कैलकुलेट कर सकते हैं, और ई कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर यहाँ से हम जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ई और जी आ जाएंगे. अगर हमारे पास ई और जी गिवन है तो भी हम म्यू और के कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ से म्यू आ जाएगा और फिर यहाँ से के आ जाएगा. तो कोई भी दो इलास्टिक कांस्टेंट्स गिवन है तो हम बाकी के दो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल हमारे पास टोटल इलास्टिक कांस्टेंट्स कितने हैं, 4, जिसमें कि इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स कितने हैं, 2. सो राइट डाउन फॉर आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल्स टोटल इलास्टिक कांस्टेंट्स आर 4. ब्रैकेट में लिख लो ई के जी म्यू, आउट ऑफ विच इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स आर 2. तो चलो आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल की तो बात हो गई, लेकिन हमारे पास और भी तरह के मटेरियल हैं, तो बाकी के मटेरियल्स के लिए कितने इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं वो भी लिख लेते हैं. सो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, लेट अस ड्रॉ अ टेबल. तो ये हमने टेबल बना ली. यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप ऑफ मटेरियल, यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, और यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी कंसीडर कर लेंगे. ईएम का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. ईएम इफेक्ट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. तो सबसे पहले आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल, सेकंड ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, थर्ड एनिसोट्रोपिक मटेरियल. आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल के लिए इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स 2 होते हैं, अभी अभी देखा था. ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के लिए 9 होते हैं, और एनिसोट्रोपिक मटेरियल के लिए 21 होते हैं. जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कंसीडर कर लेते हैं तो आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल के लिए अभी भी 2 ही हैं, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के लिए 12 हैं, और एनिसोट्रोपिक मटेरियल के लिए हैं 36. तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस आते रहते हैं. और ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 5 स्टार लिख लो इनको. तो आज की क्लास में थ्योरी हम इतनी ही कवर करते हैं, और इस थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो शुरू करते हैं. लास्ट क्लास में वैसे तो हमने क्वेश्चन 131 तक कर लिया था, लेकिन क्वेश्चन 124 में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं. सो क्वेश्चन 124 है, द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट्स. तो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है. तो देखो, सबसे पहली बात तो हमें ये पता है कि अगर एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की अगर बात की जाए तो पहले कोई भी मटेरियल है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना लेते हैं. ये रहा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. कोई भी मटेरियल था, इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से सपोज. तो अगर हमसे पूछा गया एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहाँ तक लें. अगर हम इलास्टिक लिमिट तक लेते हैं तो आंसर कुछ और होगा, अगर हम फ्रैक्चर पॉइंट तक लेते हैं तो आंसर कुछ और होगा. तो हमें कौन सा एरिया लेना चाहिए, इतना एरिया लेना चाहिए या पूरा एरिया कंसिडर करना चाहिए. तो डेफिनेटली अगर कुछ नहीं दिया है कि एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो हमें पूरा का पूरा एरिया कंसिडर करना चाहिए. पूरा एरिया अगर कंसिडर करेंगे तो आंसर आ जाएगा टफनेस. टफनेस नहीं, बेसिकली ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ टफनेस. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ही कोई भी आंसर मैच नहीं करता. यानी अगर देखा जाए तो ये दोनों ही क्लोजेस्ट लग रहे हैं, ये दोनों तो कैसे भी नहीं हो सकते, ए और सी तो हो ही नहीं सकते हैं, बी और डी लग रहे हैं क्लोजेस्ट. तो इन दोनों में से भी अगर आप देखोगे तो दोनों की दोनों ही लोड डिफ्लेक्शन कर्व का है एरिया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का कोई भी आंसर है नहीं. तो एक्चुअली क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस में भी इतना छोटा मोटा एरर हो जाता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंडर का एरिया बोल दिया गया, लेकिन ऑप्शंस में पी डेल्टा कर्व के अंडर का एरिया दे दिया, तो उससे हम इग्नोर कर देते हैं, और इन दोनों में से जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा. तो टफनेस ऑफ द मटेरियल, दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए, तो ये सही आंसर है इसका. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन 131 तक हो गया था, आज हम 132 से स्टार्ट करते हैं. 2 यूनिफॉर्म स्टील रॉड्स ए एंड बी ऑफ सेम स्ट्रेंथ हैविंग डायमीटर्स डी एंड 2d आर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्सेस P एंड 2P रिस्पेक्टिवली. तो यानी कि दो रॉड है हमारे पास, एक रॉड ए है और एक रॉड बी है. रॉड बी का डायमीटर रॉड ए के डायमीटर से दुगना ज़्यादा है, 2 टाइम्स है.
तो यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये रही रॉड ए, ये रही रॉड बी, इसका डायमीटर डी है, इसका डायमीटर है 2d, इसका एरिया अगर ए है तो इसका एरिया हो जाएगा 4a, ठीक है, क्योंकि एरिया डायमीटर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्सेस P एंड 2P, तो इसमें टेंसाइल फोर्स लगा दी है P, इसमें टेंसाइल फोर्स लगा दी है 2P। स्ट्रेन एनर्जी इन बोथ द रॉड्स, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, W स्क्वायर L अपॉन 2AE, ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेन एनर्जी का। W की जगह यहाँ पर हम फोर्स रख देंगे P। तो एक काम करते हैं, दूसरे पेज पर इसको सॉल्व करते हैं। तो एक तरफ रॉड ए के लिए लिखते हैं, एक तरफ रॉड बी के लिए लिखते हैं। तो रॉड ए के लिए जो स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा कैपिटल U, दैट विल बी इक्वल टू P स्क्वायर L अपॉन 2AE, और यहाँ पर P की जगह तो P रहेगा, P स्क्वायर L अपॉन 2, एरिया भी ए हो जाएगा, एरिया भी ए होगा यहाँ पर, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी इन रॉड ए ये आ गया P स्क्वायर L अपॉन 2AE। अब अगर रॉड बी की बात की जाए तो स्ट्रेन एनर्जी इन रॉड बी क्या हो जाएगा, P स्क्वायर L अपॉन 2AE अगर हम लिखें तो यहाँ पर P की जगह हमको क्या लिखना है, 2P लिखना है, और A की जगह हमको लिखना है 4A। तो अगर स्ट्रेन एनर्जी इन B की बात की जाए तो P की जगह यहाँ पर लिखना होगा 2P स्क्वायर L अपॉन 2, एरिया कितना था इसका, 4A था एरिया, 4A इंटू E, तो ये हो जाएगा 4P स्क्वायर L अपॉन 2 इंटू 4AE। तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर बचेगा P स्क्वायर L अपॉन 2AE। तो स्ट्रेन एनर्जी ऑफ रॉड ए और स्ट्रेन एनर्जी ऑफ रॉड बी दोनों बराबर आ गए, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा रेशियो। तो स्ट्रेन एनर्जी इन बोथ द रॉड्स विल बी इक्वल, करेक्ट आंसर विल बी ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 133। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन, तो ये हमने थ्योरी क्लास में डिस्कस किया था, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन प्रोपोर्शनल लिमिट, या फिर इसको दूसरे तरीके से पूछ लिया गया, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, एवरी मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ विद इन इट्स लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इन दो क्वेश्चंस में इसको थोड़ा सा अलग तरीके से, जैसा मैंने बताया था, यहाँ पर प्रोपोर्शनल लिमिट दिया ही नहीं है, तो नेक्स्ट बेस्ट आंसर हो जाएगा हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं दिया तो फिर आपको इलास्टिक लिमिट मार्क करना है, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे हैं। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सही है। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट, देखिए अगर प्रोपोर्शनैलिटी वाला नहीं होता तब हम इलास्टिक लिमिट चूज करते हैं, ठीक है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज ऑलवेज लेस देन द इलास्टिक लिमिट, या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज आइदर इक्वल टू और लेस देन द इलास्टिक लिमिट। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कई बार आपको इलास्टिक लिमिट के बराबर भी दिख जाएगी, और लीनियर इलास्टिक मटेरियल में हम इन दोनों को बराबर ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4 आर करेक्ट, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग दिया है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है। देखो लिस्ट 2 से मैच करना ज़्यादा आसान होगा, तो लिस्ट 2 पढ़ते जाते हैं हम। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ये हो जाता है पॉइजन्स रेशियो, तो बी का हो जाएगा 1। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाता है यंग्स मॉडुलस, तो इसका हो जाएगा 2। द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, ये हो जाता है रिजिडिटी मॉडुलस या शियर मॉडुलस, ये हो जाएगा 3। और फोर्थ है रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये हो जाता है बल्क मॉडुलस, तो 2, 1, 4, 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 136। अ बॉडी हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम इज सेड टू बी, सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द वॉल्यूम, तो पूरी वॉल्यूम में अगर सेम प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ किसी भी जगह पर आप देख लो, सेम डेंसिटी, सेम यंग्स मॉडुलस, सेम पॉइजन्स रेशियो, सब कुछ सेम मिलेगा, तो इस तरह की बॉडी को हम कहते हैं होमोजीनियस। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस टेंसाइल है तो स्ट्रेन भी टेंसाइल आ जाएगा, अगर स्ट्रेस कंप्रेसिव है तो स्ट्रेन भी कंप्रेसिव आ जाएगा, तो दोनों ही सेम नेचर के होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, गलत हो गया। टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेस, गलत हो गया। कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेन, ये सही है। और टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन, चलो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड एज, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का रेशियो
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑप्शन ए। रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन, अगेन तो यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, हर तरीके से जितनी बार पूछा गया है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन, अगेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, अगेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, अगेन यंग्स मॉडुलस। नेक्स्ट, यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन हो जाएगा, तो नॉर्मल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन मतलब सिर्फ एक यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन के ऊपर है, कितनी बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। पॉइजन्स रेशियो ऑफ स्टील इन इलास्टिक रेंज इज, तो स्टील का पॉइजन्स रेशियो मैंने लिखाया था 0.27 से 0.33, कई बार ये रेंज आ जाती है, कई बार 0.25 से 0.3 पूछ लिया जाता है, मतलब लोअर लिमिट 0.27 से 0.25 और अपर लिमिट 0.3 से 0.33 तक, इस रेंज में कुछ भी, मतलब वो ऑप्शंस के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो स्टील का पॉइजन्स रेशियो अगर इन ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो बेस्ट आंसर है सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए यहाँ भी मैच द फॉलोइंग आ गया, यहाँ पर भी लिस्ट 2 को देख के फिर लिस्ट ए से मैच कर देंगे। लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, सो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन होता है पॉइजन्स रेशियो, तो 2 का ए हो जाएगा, ये इसका हो गया। डायरेक्ट स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो गया यंग्स मॉडुलस, ये इसका हो जाएगा, ये हो गया बी। शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, तो शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन या तो शियर मॉडुलस भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम इसको रिजिडिटी मॉडुलस भी बोल सकते हैं, तो फोर्थ का हो गया सी। और डायरेक्ट स्ट्रेस टू करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये हो जाएगा बल्क मॉडुलस, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। सो बी ए डी सी, करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन इज ऑब्टेन्ड इन मटेरियल्स, तो फोर्स डिफॉर्मेशन के बीच में लीनियर रिलेशनशिप किस तरह के मटेरियल के बीच में आएगा, तो ये जो लीनियर रिलेशनशिप होता है ये आता है लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए। ऑप्शन देखें, मटेरियल हैविंग इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी, प्लास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी, रिजिड इलास्टिक। तो रिजिड तो नहीं होता, रिजिड तो ये वाला होता है, रिजिड ये होता है, वर्टिकल लाइन बन जाती है, तो रिजिड नहीं होता, ये हो जाएगा हैविंग इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, लीनियर इलास्टिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ लोडिंग, तो टाइप ऑफ लोडिंग पे भी डिपेंड नहीं करता। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, तो अलग अलग मटेरियल के लिए ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अलग अलग होती है, एल्यूमिनियम के लिए कुछ और, स्टील के लिए कुछ और, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं और ये प्रॉपर्टी का नाम पूछा है, तो अगेन लिस्ट 1 और 2 मैच करते हैं। मटेरियल कैन विथस्टैंड हैवी शॉक लोड, शॉक लोड का मतलब हो गया शॉक, एकदम से शॉक आया यानी इम्पैक्ट आया, इम्पैक्ट लोड को विथस्टैंड कर सकता है अगर मटेरियल, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम टफनेस, तो सी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 1। मटेरियल कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स विदाउट रप्चर, शीट्स में हैमर कर सकते हैं तो मेलिएबल हो जाएगा, डी का 2। मटेरियल कैन बी ड्रॉन आउट इनटू वायर्स विदाउट नेकिंग डाउन, ये डक्टिलिटी हो जाएगा, ए का 3। और ब्रिटलनेस, मटेरियल फेल सडनली विदाउट वार्निंग, ये ब्रिटल मटेरियल, सो 3 4 1 2, करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 147। अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस, तो देखो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक में क्या अंतर होता है। होमोजीनियस में होता है कि थ्रू आउट द वॉल्यूम, हर जगह कहीं भी आप देखोगे हर जगह पर सेम प्रॉपर्टीज दिखेंगी, लेकिन आइसोट्रोपिक में होता है डायरेक्शन वाला, कि इस डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है सेम प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में होगी, सेम इसके परपेंडिकुलर होगी। कहीं भी देखोगे, जैसे इस जगह पर आप देख रहे हो, तो इस जगह पर इस डायरेक्शन में आपने स्ट्रेंथ देखा, इस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ देखा, इस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ देखा, कहीं भी आप स्ट्रेंथ देखोगे, यंग्स मॉडुलस देखोगे, पॉइजन्स रेशियो देखोगे, हर जगह पर आपको सेम मिलेगा। तो जो डायरेक्शन से रिलेटेड है,
सेम प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शन, ये हो जाएगा आइसोट्रोपिक, और सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वॉल्यूम हो जाएगा होमोजीनियस। तो इसका सही आंसर है आइसोट्रोपिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो डायरेक्ट स्ट्रेस या कह सकते हैं ऑल राउंड प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये था बल्क मॉडुलस जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ई यंग्स मॉडुलस पूछा है। देखो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है पी एल अपॉन ए ई, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ई हो जाएगा पी एल अपॉन ए डेल्टा, डेल्टा को इन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, पी एल अपॉन ए डेल्टा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन पॉइजन्स रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो कई बार आया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इफ अ मटेरियल इज हीटेड अप इट्स इलास्टिक मॉडुलस। तो इलास्टिक मॉडुलस कैसे चेंज होता है? देखो इलास्टिक मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर आपने किसी मटेरियल को, मान लो इस मटेरियल को आपने हीट किया, गर्म कर दिया, गर्म करके आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो पहले जब ठंडा था तब जब आपने इसके ऊपर स्ट्रेस लगा दिया, मान लो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना स्ट्रेस लगाने के बाद इसमें कितना स्ट्रेन हुआ वो आपने नोट किया, वो आ गया आपका यंग्स मॉडुलस। अब आपने इसको क्या किया, गर्म कर दिया, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, फिर आपने दोबारा से इतना ही स्ट्रेस लगाया। तो अब ये बताओ सेम स्ट्रेस पे हीट अप करने के बाद ये ज्यादा स्ट्रेन ले जाएगा क्या? है ना, उतनी ही स्ट्रेस पे अब ये ज्यादा खिंच जाएगा। तो जब मटेरियल हीट अप हो जाते हैं तो उनका यंग्स मॉडुलस गिर जाता है, उतनी ही फोर्स लगाने पे वो ज्यादा खिंच जाते हैं। ठीक है, तो जब स्ट्रेन बढ़ जाएगा, स्ट्रेन विल इंक्रीज, जब मटेरियल हीट अप होने पे स्ट्रेन बढ़ जाएगा, स्ट्रेन बढ़ने के साथ इलास्टिक मॉडुलस हो जाएगा रिड्यूस, सो इट विल डिक्रीज। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस उल्टा दे दिया ये। लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू पॉइजन्स रेशियो इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखते हैं, पॉइजन्स रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहां से लेटरल स्ट्रेन अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा पॉइजन्स रेशियो इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो पॉइजन्स रेशियो इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही सही हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 155, if Poisson's ratio of a material is 0.5 then the elastic modulus of material is। ओके, तो यहां पर इलास्टिक मॉडुलस और शियर मॉडुलस का रिलेशनशिप पूछा है। तो इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू ना। अगर म्यू की वैल्यू 0.5 दे दी है तो ये क्या हो जाएगा, 2G 1 प्लस 0.5 आ जाएगा। 1 प्लस 0.5 यानी 1.5, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये E इक्वल टू 3G आ जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं इलास्टिक मॉडुलस इज 3 टाइम्स इट्स शियर मॉडुलस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अब देखो आज की क्लास में जो भी कुछ पढ़ा था ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी इतने क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, बाकी बचे हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अलग से नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें सारे के सारे हम क्वेश्चंस ही करेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हैं वो पूरे खत्म कर लेंगे। अगर इसी क्लास में करेंगे तो ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी इतने तक ही क्वेश्चन रखते हैं, अगली क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि आज की क्लास के पढ़े थे, जो थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।